मैं डॉक्टर हरीश कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री आरएस पीजी कॉलेज पोखराया। आज इग्नू के रीजनल सेंटर लखनऊ के स्वयं प्रभा चैनल पे आप लोगों के साथ, सभी छात्र छात्राओं के साथ आधुनिक भारत 1707 से लेकर के 1950 के बीच की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों पर व्याख्यान देने वाला। जो मेरा पहला यूनिट है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो है कि 18वीं सदी का भारत कैसा। यही से मैं शुरुआत करता हूँ। तो हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी का जो भारत है उसमें बहुत ही जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, उसमें 3 बड़े अहम हैं। पहला मुगल साम्राज्य का पतन, दूसरा अगर हम देखते हैं तो नवीन राज्यों का उदय होता है, और तीसरा अगर देखें तो ब्रिटिश शक्ति की स्थापना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, पहले व्याख्यान में पढ़े होंगे कि 1707 तक जाते जाते 1707 एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इस बीच में जो है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही जो महान मुगल शासकों की श्रृंखला मजबूती थी, केंद्रीय शासन प्रणाली थी, उसमें बिखराव शुरू होता है। 1707 के बाद से हम देखते हैं कि औरंगजेब के बाद बहादुर शाह आते हैं 1707 से 12 के बीच में, जहांगीर शाह आते हैं, फर्रुखशियर आते हैं, मोहम्मद शाह आते हैं, अहमद शाह आते हैं, आलमगीर द्वितीय आते हैं, शाह आलम, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, जिसको जफर भी कहते हैं, वो 1837 से लेकर के और 58 तक वो दिल्ली का बादशाह रहता है, लेकिन निर्वासित कर दिया जाता है और 62 में वो जाकर के रंगून में उसका निधन होता है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर वो प्रमुख कारण कौन से थे जिनकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। पूर्व व्याख्यान में आपने देखा होगा कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में की थी, और 26 से लेकर 30 तक वो खानवा, चंदेरी, घाघरा और इन युद्धों में जो है मुगल साम्राज्य को स्थापित करता है। फिर हुमायूं आता है और 30 से लेकर के और 38-39 तक, जिसमें वो चौसा और कन्नौज का युद्ध लड़ता है। कुछ समय के लिए 15 वर्षों के लिए उसको निर्वासित होना पड़ता है, क्योंकि बीच में से सासुरी आ जाता है। लेकिन जब अकबर दोबारा आता है, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध होता है 56 में, और फिर अकबर 1556 से लेकर के 1605 तक मुगल साम्राज्य की जड़ों को बहुत गहरे रूप कर देता है और लगभग 50 वर्षों तक वो शासन करता है। तो प्रशासनिक संरचना भी देखा जाए, तो मनसबदारी देखा जाए, तो वित्तीय व्यवस्था देखा जाए, तो उसमें वो मुगल साम्राज्य को पूरी तरह से रीइस्टैब्लिश किया। अकबर के बाद जहांगीर आते हैं, जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां का नाम आता है, जहांगीर के बाद शाहजहां आता है। लेकिन शाहजहां के अंतिम समय पर मुगल दरबार में, मुगल साम्राज्य में एक बड़ी विचित्र स्थिति आती है, उत्तराधिकार का युद्ध होता है, और उसके 4 पुत्रों के बीच में सामूगढ़, धर्मम, देवराई के युद्ध में औरंगजेब अपने 3 अन्य भाइयों की हत्या कर देता है, दारा शिकोह की हत्या कर देता है, और वो अपने पिता को बंदी बना करके 1658 में जो है गद्दी पर बैठ जाता है। पिता 6 साल तक मतलब वो कैद रहते हैं औरंगजेब में, लेकिन मृत्यु के बाद औरंगजेब का दोबारा राज्याभिषेक होता है। फिर पता चलता है कि औरंगजेब का 1658 से लेकर के 1707 का जो शासनकाल है, वो वास्तव में अकबर ने जो कुछ भी किया धरा था उसको उलट देता है। उसकी कट्टर धार्मिक नीतियां, कट्टर राजपूत नीतियां, साम्राज्य विस्तार के प्रति अनथक प्रयास, जैसे वो बीजापुर गोलबंदा को जीतने के लिए पूरे के पूरे अपने अंतिम 15 वर्ष दक्षिण में बिता देता है, और वो मुगल साम्राज्य उसकी इन नीतियों की वजह से कमजोर होता है। मुगल साम्राज्य को के कमजोर होने के बाद, मुगल शासन के कमजोर होने के बाद, हम देखते हैं कि जो उत्तरवर्ती मुगल शासक बहादुर शाह फर्स्ट की बात करते हैं। बहादुर शाह फर्स्ट अंतिम अच्छा शासक था। वो कोशिश करता है कि चलो हम मराठों से मित्रता करते हैं, हम सिखों से मित्रता करते हैं। तो मराठों से मित्रता के क्रम में वो जो है, जो शाहू कैद में थे उनको छोड़ देता है, और उसके पीछे वो शायद इसकी मंशा रही हो कि शाहू जब मराठा जाएगा तो वहां पर गृह युद्ध होगा, इससे हमारी मजबूती आएगी। सिखों के संदर्भ में वो गुरु गोविंद सिंह को कैद से छोड़ता है और अपने साथ ले जाता है, लेकिन नांदेड़ के पास गुरु गोविंद सिंह की हत्या होती है, और फिर वहां से जो है बंदा बहादुर जाकर के सिख में लौगढ़ को केंद्र बना करके एक नई राजधानी बनाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के बहादुर शाह बहुत मजबूत
शासक नहीं साबित हुआ। उसके 1712 में निधन होते ही जहांदार शाह आ जाता है, जिसको लंपट कहा गया। बहुत कम समय काल है उसका, 1213 से 1712 से 13 के बीच में। इसके बाद फर्रुखसियर आता है। फर्रुखसियर जो है 1713 से करीब 19 तक शासन करता है, और इसका शासन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाद के वर्षों पर इसकी तमाम गलत नीतियों का बड़ा व्यापक असर पड़ता है। पहला तो सिखों के साथ संदर्भ में, सिखों से इसका युद्ध होता है। बंदा बहादुर गढ़ के किले में वो कैद करता है और फांसी के फंदे पर लटका देता है, बहुत निर्मम हत्या करता है। उसी तरह से मुगल शासक फर्रुखसियर ने जो है अंग्रेजों को एक दस्तक दे दिया 1717 में। वो दस्तक बंगाल में करमुक्त व्यापार का था। अब वो करमुक्त व्यापार का ऐसा इंटरप्रिटेशन बाद के वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदों ने किया कि वो बंगाल में फिर प्लासी और बक्सर उसी की वजह से होता। फर्रुखसियर के सत्ता नसीबी के पीछे सैयद बंधुओं का एक बड़ा हाथ था, और लेकिन फर्रुखसियर ने जब सोचा कि इस जुए को मैं उतारूं, तो सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर का गला घोट दिया और मोहम्मद रफी कराज और महमूद को बैठाता है बहुत कम समय के लिए। लेकिन फिर मोहम्मद शाह आते हैं 1719 के आसपास, 48 में। मोहम्मद शाह का भी शासनकाल कई मामलों में बड़ा अहम है। पहले तो क्योंकि इसको रंगीला कहते हैं, शासन प्रशासन का गुण इसमें भी नहीं था। इसके समय पर जो महान केंद्रीकृत मुगल साम्राज्य था उसमें बिखराव शुरू होता है, और अवध, निजाम, बंगाल, सिख, मराठे एक स्वतंत्र राज्य का एक बड़ा सपना शुरू लगते हैं इसके शासनकाल में। रही सही कसर नादिर शाह के आक्रमण ने जो है पूरा कर दिया, और मोहम्मद शाह रंगीला जो है इस तरह से उसका। उसके बाद अहमद शाह आता है। अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय आता है। ध्यान दीजिए कि औरंगजेब का भी नाम आलमगीर था, और बाद के शासकों ने फिर आलमगीर की उपाधि लेना शुरू किया। आलमगीर द्वितीय के बाद शाहजहां, शाह आलम द्वितीय आता है 1769 से 1806 के बीच। शाह आलम द्वितीय का जो शासनकाल है वो कमजोर शासन साबित हुआ, क्योंकि इसके समय पर आते हुए 1764 में अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के साथ साथ अवध और मुगल बादशाह की सम्मिलित शक्ति को पराजित कर देना वो कमजोर होता है। अकबर द्वितीय का शासनकाल आता है 1837 के बीच में, और बहादुर शाह द्वितीय आता है 1837 से 58 के बीच में। 1757 का जो विद्रोह होता है, वहां पर जाकर के मुगल साम्राज्य जो एक तरह से सांकेतिक रूप से भी दिल्ली की गद्दी पर विराजमान था, उसको समाप्त कर दिया जाता है, और मुगल बादशाह को कहा जाता है भाई आप जो है रंगून जाओ, उसको निर्वासित कर। तो हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी का जो मूल परिवर्तन था, 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन थे। पहला था मुगल साम्राज्य का पतन। यहाँ जाहिर तौर पर ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि वास्तव में मुगल साम्राज्य के पतन के जो मूल कारण है वो क्या हो सकते हैं। तो जैसे हमने अभी चर्चा करा कि औरंगजेब की जो कट्टर धार्मिक नीतियां थी, कट्टर राजपूत नीतियां थी, साम्राज्य विस्तार के पीछे जो उसकी जिद थी, खास करके बीजापुर और गोलकुंडा को अपने में शामिल करने के लिए उसने पूरा दिल्ली को दौड़ में लगा दिया। अपने अंतिम 15 वर्षों तक उसने गोलकुंडा और बीजापुर के लिए वही दक्षिण में बिताया। इससे जो है केंद्रीय शासन प्रणाली टूट गई। कमजोर उत्तराधिकारी सबसे अहम है। जब तक औरंगजेब जैसा एक ताकतवर सैनिक के रूप में एक शासक रहा, मुगलों में कोई बिखराव नहीं हुआ, क्षेत्रीय शक्तियों ने यदा कदा कभी स्वतंत्र होने का विचार करके आया तो उसको दबा दिया। लेकिन कमजोर उत्तराधिकारियों के बीच में जहांदार, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, इनके बीच में स्वतंत्र शक्तियों की मनोकांक्षाएं जागृत हुई और उनका उदय हुआ। आर्थिक दुर्बलता, सैन्य दुर्बलता सबसे अहम था। वही बाबर ने जो प्रयोग किया था, खास करके यहाँ आकर के दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी को जो पराजित किया था, वही ट्रेडिशनल सैन्य प्रथा अभी तक चली आ रही है। अब उनका जो है जो मुकाबला होने वाला था मुगलों का, एक महान शक्ति से होने वाला था। नादिर शाह एक लुटेरा था जिसकी गतिशीलता बहुत ज्यादा थी, अच्छा सैनिक था और तलवारबाज था, तीरंदाज था, और सबसे ऊपर एक ऐसी शक्ति जो है कोने में बैठी इस मुगल साम्राज्य के कमजोर स्थिति को वाच कर रही है, वो थी अंग्रेज, जो कूटनीति में बड़े माहिर थे, अस्त्र शस्त्र में वो बड़े माहिर थे, उनकी सेना का बहुत बड़ा अनुशासन था,
उन चीजों की भी हम चर्चा करेंगे। इनकी वजह से मुगल साम्राज्य तरह से कमजोर हो। दूसरी चीज, कुछ विद्वान इतिहासकारों ने खास करके मनसबदारी और उससे जो उत्पन्न हुई जागीरदारी व्यवस्था थी उसको भी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण माना। औरंगजेब के समय पर तो ऐसा स्थिति आ गई कि मनसबदारों की संख्या आम पर ज्यादा हो गई, उनको देने के लिए जागीरें नहीं बची। आपने देखा होगा कि अकबर ने जब मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी तो 500 के ऊपर के मनसब जो होते थे उनको नगर जागीरें दी जाती थी, और औरंगजेब ने जब मराठों को शामिल किया इस मनसबदारी व्यवस्था में तो जागीरें छोड़ दी। तो कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्था थी वो दुर्बल होती चली गई, और जो रही सही कसर थी उसको नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का जो अफगान आक्रमण था उसने ध्वस्त कर दिया। 1739 में नादिर शाह का जो है दिल्ली पर आक्रमण होता है, मोहम्मद साहब आ जाता है, वो दिल्ली को लूटता है। शाहजहां का वो महान सिंहासन जिसको तख्ते ताउस कहते हैं, जिसमें कोहिनूर हीरा लगा था, उसको वो नादिर शाह उठा के ले जाता है। इसी तरह से अहमद साहब अब्दाली का आक्रमण होता है, वो भी दिल्ली को लूटता है। तो कुल मिलाकर के उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बीच नेतृत्व का अभाव, अकुशल सैन्य रणनीति, सैन्य क्षमता का कमजोर होना और समय के हिसाब से उस सैन्य क्षमता को इम्प्रूव न करना, आर्थिक दिक्कतें, ये सब ऐसी चीजें थी जिनकी वजह से मुगल साम्राज्य का जो केंद्रीय ताना बाना था, केंद्रीय ढांचा था, वो बिखराव की ओर बढ़ने लगता है। और इस बिखराव के कारण आगे हम देखते हैं कि बिखराव में ही ऐसी स्थिति छिपी है जिससे नवीन और स्वायत्त राज्यों का उदय। हमने अभी देखा कि मोहम्मद साहब, जिसको रंगीला कहते हैं, 1719 से लेकर के और 48 तक उसका शासन था। उसके समय पर अवध स्वतंत्र। आप लोगों को ये बात ध्यान रखना होगा कि मुगल काल के अच्छे समय में अकबर के समय पर करीब 18 राज्य थे, औरंगजेब के समय पर 21 राज्य थे। तो उन राज्यों को सूबा था, और सूबे में दो अधिकारी होते थे, सूबेदार होता था और होता था। सूबेदार के पास एक सेना होती थी और प्रायः ताकतवर होती थी। तो जब तक केंद्रीय शक्ति काम करती थी वो सूबेदार अपनी जिम्मेदारी निभाता रहता था और केंद्र के हिस्से की हिस्सेदारी उसको बेचता रहता था। लेकिन जैसे ही दिल्ली का बादशाह कमजोर हुआ तो ये सूबेदारों ने जो है अपनी सेना के बल पर और छोटे कर्जदारों को, जमींदारों को मिला करके विद्रोह करना शुरू किया और स्वतंत्रता की घोषणा। इसमें सबसे अहम है अवध, एक बहुत बड़ा सूबा था, तो 1722 में शहादत खान ने इसकी स्वतंत्रता की। दूसरा सूबा हैदराबाद का नाम था। 1724 में निजामुल मुल्क ने स्वतंत्र हैदराबाद की निजाम राज्य की स्थापना। आपको बताते चले कि सैयद बदरुद्दीन के पतन में निजामुल मुल्क का बड़ा हाथ था और वो वास्तव में दिल्ली की स्थिति को सुधारना चाहता था, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला की गलत नीतियों की वजह से उसने दिल्ली को छोड़ दिया और उसने अपनी भलाई इसी में सोची कि वो हैदराबाद जाकर के स्वतंत्र निजाम राज्य की स्थापना। तो सोचिए कितना भारी भरकम राज्य मुगल केंद्रीय ढांचे से अलग। बंगाल की बात करें तो मुर्शिदकुली था। आज का बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों को मिलाकर के बंगाल, और मुर्शिदकुली खान ने अवध मुगल साम्राज्य से इसको स्वतंत्र कर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। सिखों की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि सिखों का जो संबंध था मुगलों से इतिहास में कभी अच्छा नहीं। भाई गुरु अर्जुन देव ने को फांसी दे दिया था जहांगीर ने, इस आरोप में कि जहांगीर के विद्रोही पुत्र को अर्जुन देव ने संरक्षण दिया। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दे दिया, उनके बेटों को चुनवा दिया था, और गुरु गोविंद सिंह को कैद में कर लिया था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह ने सोचा, उसके बेटे ने सोचा, चलो सिखों से बचा का हाथ बढ़ाते हैं और गुरु गोविंद सिंह को दक्षिण में खींच लेंगे। लेकिन जब दक्षिण में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होती है तो वो बंदा बहादुर को भेजते हैं पंजाब, तो कहते हैं जाके राज्य का निर्माण। तो वो जाकर के सिख राज्य का निर्माण करता है और करीब 1716 के आसपास फरूख से जो है एक आमने सामने की मुठभेड़ में बंदा बहादुर को लौट पड़ने के लिए गिरफ्तार करते हैं और फिर दिल्ली में उसको फांसी की सजा देते हैं, कत्लेआम उसका करते हैं। तो सिखों का एक स्वतंत्र राज्य बनने की कोशिश हुआ था, लेकिन कुछ समय के लिए वो डाउनफॉल कर गया। बाद में भी हम देखेंगे कि किस तरह से रणजीत सिंह ने जो है सिखों के एक महान राज्य का निर्माण किया। आगे हम देखते हैं मैसूर सबसे अहम है।
मैसूर के बारे में बताते चले कि मैसूर के स्वतंत्र राज्य का निर्माण हैदर अली ने किया था और बाद में टीपू ने उसको विस्तार देने की कोशिश की। उस मध्यकालीन मुगलिया तंत्र से स्वतंत्र हुए राज्य में मेरा मानना है कि मैसूर सबसे प्रगतिशील राज्य था। उसकी सैन्य प्रणाली काफी अच्छी थी। वो एक तरह से पाश्चात्य देशों से अपनी सैनिक ड्रिल और सैनिक साज सज्जा और आधुनिक पद्धतियों को अडॉप्ट करने के लिए सदैव टीपू सुल्तान तत्पर रहता है। फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बनता है। लेकिन आप देखो कि मैसूर राज्य का जो निर्माण हुआ था वो विजयनगर साम्राज्य की पृष्ठभूमि में ही हुआ। 1565 के आसपास आप देखते हैं कि कालीकोटा का युद्ध होता है और वो वही विजयनगर साम्राज्य जो मोहम्मद बिन तुगलक की गलत नीतियों के वजह से एक राज्य के रूप में हैदर और गुप्ता ने बनाया था। 1565 में कालीकोटा के युद्ध में बहमनी के 5 राज्य गोलकुंडा, बीजर, बहमनी, अहमदाबाद, अहमदनगर ये सब मिलकर के उसको युद्ध में पराजित करते थे और विखंडित हुए। तो उस विजयनगर की पृष्ठभूमि में आर्यूड वंश बनता है और आर्यूड वंश का ही शासक था रंग तृतीय, जिससे सत्ता हड़प करके करीब 1761 के आसपास हैदर अली ने वहां पर शासन रखा है। उसका निरंतर निजाम से और मराठों से संघर्ष चलता है। उसका संघर्ष अंग्रेजों से चलता है। हैदर अली के बाद जब टीपू सुल्तान आता है तो चूंकि वो महत्वाकांक्षी शायद वो पहला शासक था जिसने अंग्रेजों की इस साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति को का अंदेशा हो गया और वो उससे निपटने के लिए इंतजाम कर रहा था। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के शत्रुओं को अपना मित्र बना करके अपनी सैन्य व्यवस्था को उत्कृष्ट करना चाह रहा है। वो फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बनता है। फ्रांसीसी कमांडरों को बुला करके अपने सैनिकों को वो ट्रेनिंग देने की बात करता है। स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाता है। शासन प्रशासन का आधुनिकीकरण करने का प्रयास करता है। लेकिन ये बात अंग्रेजों को जो धीरे धीरे विस्तार की तरफ बढ़ रहे थे नागवार हुई और 1799 के चतुर्थ आंग्ल मराठा मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त होता है और मैसूर राज्य को जो है बम्बई मुंबई प्रेसिडेंसी में मिला दिया जाता है और रंग तृतीय के वंशज किसी राजा को वहां का एक शासक बना दिया जाता है। तो इस तरह से मैसूर का विलय होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण है मराठा शासन, जो हमने अभी चर्चा करा था कि वास्तव में 18वीं शताब्दी के 3 बेसिक कैरेक्टर थे। पहला क्या था? मुगल साम्राज्य का पतन। दूसरा नवीन और स्वायत्त राज्यों का उदय। इस श्रृंखला में मराठों का उदय एक बहुत अहम है। आपको जानना होगा कि वास्तव में मराठा संतों ने एक मराठा मानस की भावना को जन्म दिया। एकनाथ, तुकाराम, रामदास ये ऐसे संत थे जिन्होंने मराठी अस्मिता को उभारा और बाद में शिवाजी, छत्रपति शिवाजी जिसको कहते हैं, वो करीब 1627 से लेकर के 1680 के बीच का समय था। उन्होंने उस मराठी अस्मिता को एक मूल और उनका शुरुआती संघर्ष जहां बीजापुर से था और जब बीजापुर को औरंगजेब ने अपने शासन में मिलाने की कोशिश करी तो औरंगजेब का सीधा संपर्क संघर्ष जो है शिवाजी का सीधा संघर्ष औरंगजेब से हो गया। अब होता क्या है कि शिवाजी ने एक सेना का गठन करके, उनकी जो है 2.5 फीट की नीति थी, वो सेना का गठन करते जो है गुरिल्ला वार और उन्होंने अंततः 1674 में रायगढ़ के किले में अपना हिंदवी स्वराज की स्थापना करते हैं। छत्रपति शिवाजी की उपाधि लेते हैं और वो एक तरह से मराठा स्वराज्य का निर्माण किया। शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी आते हैं, लेकिन संभाजी बहुत समय तक शासन नहीं कर पाते हैं और औरंगजेब छल की नीतियों में आ जाते हैं। औरंगजेब को बंद कर देता है। 1618 संभाजी के बाद उनके पुत्र साहू जी और उनकी मां यशोबाई को औरंगजेब अपने कैद में कर लेता है और फिर ताराबाई राजा राम गद्दी पर बैठते हैं। राजा राम को भी 1700 में मराठों को अपदस्थ कर लेते हैं। राजा राम के बाद ताराबाई गद्दी में अपने शिवाजी को बैठा करते हैं और वो चलता रहता है। लेकिन जैसा मैंने चर्चा किया कि बहादुर शाह द्वितीय ने जो है अपनी नीतियों में उदारता बरतते हुए जब साहू को छोड़ा और साहू जी पुनः महाराष्ट्र की ओर गए तो पालखेड़ का युद्ध होता है जिसमें बालाजी विश्वनाथ साहू का सपोर्ट करते हैं और ताराबाई को अपदस्थ करते फिर से जो है 17 में जो है मुगल मराठे साम्राज्य की स्थापना।
और शाहू महाराज जो है 1713 से लेकर के लगभग 1750 तक मराठा छत्रपति के रूप में रहते हैं। लेकिन इसी बीच पेशवाओं का दौर शुरू होता है। बालाजी विश्वनाथ हो गए, बाजीराव हो गए, बाजीराव बालाजी हो गए, इन पेशवाओं के समय पर मराठा शक्ति का उत्थान होता है और एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण होता है। एक समय तो ऐसा होता है कि फर्रुखसिंह को मजबूर होना पड़ता है दक्षिण के 6 सूबों की चौक और सरदोषी कर मराठों को देने के लिए। तो सोचिए आपकी उस वक्त तक मराठे कितने ताकतवर थे। तो कहने का मतलब कि मराठों का उदय एक अहम घटना थी 18वीं शताब्दी की, जिसके तहत मुगल साम्राज्य का केंद्रीय ताना बना टूट। इन मराठों का जो अंतिम शासक था बाजीराव द्वितीय था, देखें पेशवा जो था वो 1796 से 1818 तक का समय रहता। अभी मैं चर्चा करूंगा कि किस तरह से इस पेशवाई को समाप्त करते और पूरे से पेशवा को बेदखल करते हैं और बिठूर में जाते हैं। तीसरी जो बेसिक कैरेक्टर है इस खास करके 18वीं शताब्दी का, वो है ब्रिटिश शक्ति का। ये भारत के इतिहास के लिए बहुत ही अहम है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में मतलब 1498 से वास्को डी गामा के आने से लेकर पुर्तगाली आते हैं, डच आते हैं, ब्रिटिश आते हैं, फ्रेंच आते हैं, ये व्यापार करने के लिए आते हैं और व्यापार के बहाने धीरे धीरे जहां पर सत्ता में काबिज होने का प्रयास करते हैं। इन चारों कंपनियों में आपस में ही संघर्ष होता है, लेकिन अंततः 1600 में स्थापित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस आपसी संघर्ष में विजेता और वो एक तरह से भारतीय राज्यों के बराबरी पर आने का प्रयास करती है। पहला प्रयास उसने कर्नाटक में किया, लेकिन वो विफल रही, और दूसरा प्रयास जब उसने बंगाल में किया तो बंगाल में वो सफल रहती है और ब्रिटिश शक्ति का उदय। सबसे महत्वपूर्ण है कि बंगाल में सत्ता स्थापना करने के लिए अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 युद्ध लड़े। पहला तो प्लासी का था 1757 का, जो सिराजुद्दौला से लड़ता है, और दूसरा था 1764 का बक्सर। प्लासी के युद्ध को लॉर्ड क्लाइव ने छल, दंभ और रणनीति से जीता। मालेसन लिखता है, इसके परिणामों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए इतिहासकार मालेसन लिखता है कि प्लासी के युद्ध के परिणाम कितने महत्वपूर्ण है, जो तात्कालिक और दूरगामी दोनों दृष्टियों से, जैसा इतिहास में कभी दिखता नहीं। होता क्या है कि सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, वो अपनी स्थिति को संभालने का प्रयास करता है। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान का दोहित्र था। अलीवर्दी खान ने इन अंग्रेजों के बारे में, ब्रिटिशर्स के बारे में कहा था कि ये शहद के छत्ते के समान है, अगर इनको टच नहीं करोगे तो ये शहद देगी, और टच करोगे तो ये मधुमक्खी के तरह से काट करके इंसान को मार देगी। लेकिन अलीवर्दी खान की जो मृत्यु होती है 56 में, उसके बाद जब सिराजुद्दौला आता है तो एक तरह से दरबारी गुटबंदी, जगत सेठों का विरोध, मीर जाफर का क्लाइव से मिल जाना, सिराजुद्दौला की कुछ मामलों में गलत रणनीति की वजह से ये प्लासी का युद्ध। इसके पहले 56 में ही एक काल कोठरी घटना होती है। इस पूरे प्लासी के युद्ध के परिणाम मतलब कारणों के पीछे वो दस्तक काम कर रहा है, जिसकी चर्चा मैंने भी करा था कि किस तरह से 1717 में फर्रुखसिंह ने एक तरह से एक फरमान अंग्रेजों को दिया था कि भाई बंगाल में आप बिना कर चुकाए आप व्यापार कर सकते हो। अंग्रेजों की इस नीतियों से बंगाल के राजस्व का बड़ा घाटा हो रहा है। कारण कि जो अंग्रेज कंपनी के गुमास्ता थे, वो अपने सामानों के साथ साथ अन्य लोगों के सामान को भी मुफ्त में इधर से उधर बिना चूके के आवागमन करते थे। इसके लिए उसने जब निर्देश दिया कि ऐसा मत करो, तो सिराजुद्दौला की स्थिति को जो है अनदेखा किया, और सिराजुद्दौला अपने को एक तरह से स्थापित करना चाह रहा है। उसने दंड देने के लिए जो है अंग्रेजों का, खास करके जो बंगाल का फोर्ट विलियम किला था, उसका घेरा डाला, तो वहां से कुछ स्त्री पुरुषों को अंग्रेजों को कैद किया और ला करके जो है उसको कैद कर दिया। और वहीं पर पता चलता है कि मेरे जो है करीब 125 के आसपास अंग्रेज स्त्री पुरुष बच्चे दम घुटने से कुछ काट कुचली में उनका मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है। इस बात को अंग्रेज लोग एक
इशू बना करके वो फिर से सिराजुद्दौला के दरबार में षड्यंत्र करते हैं और 1757 में प्लासी का प्लासी में सिराजुद्दौला पराजित होता है और मार दिया जाता है। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर जो गद्दार था, सिराजुद्दौला का ही एक सेना नायक था जो प्लाई से मिल गया था, उसको कठपुतली के रूप में गद्दी पर बैठा दिया जाता है और एक तरह से बंगाल की लूट, बंगाल के प्रशासन में भागीदारी का एक सिलसिला था। लेकिन जब मीर जाफर एक अच्छा शासन नहीं चला पाता है, जो कुछ भी देनदारी बंगाल के नवाब की अंग्रेजों के प्रति थी उसकी पूर्ति को नहीं कर पाता है, तो शांतिपूर्ण ढंग से 1760 में मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बैठा दिया जाता है। इसके पीछे अंग्रेजों की मंशा थी कि मीर कासिम होशियार है और वो कुछ राजस्व व्यवस्था को ऐसा करेगा जिससे अंग्रेजों को लाभ। अब मीर कासिम आता है। मीर कासिम सत्ता पर आते ही वो एक तरह से स्थिति को भाप गया। वो समझ रहा था कि जब तक इस अंग्रेजी जुए को नहीं हटाया जाएगा तब तक कोई काम बंगाल की प्रगति नहीं हो सकती। उसने एक बहुत सोची समझी रणनीति का एक कोलिशन बनाया। वो अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम के साथ मिलकर के एक संघ बनाता है और अंग्रेजों को चुनौती देने का प्रयास करता है बक्सर की युद्ध में 1764। और प्लासी का युद्ध विश्वासघात, लेकिन बक्सर का युद्ध इतिहासकार बताते हैं एक युद्ध। तीनों सेनाएं, बंगाल, अवध और मुगल बादशाह, तीनों सेनाएं एक तरह से सम्मिलित होकर के अंग्रेजों को चुनौती देते हैं। लेकिन 10 से 12 हजार की अनुशासित ब्रिटिश सेना, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने लाखों की इस भारतीय सेना को पराजित किया। और फिर ये भारतीय इतिहास का बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बक्सर के युद्ध के बाद जो मुनरो लड़ता है, क्लाइव को फिर से भेजा जाता है क्योंकि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का श्रेय उसी को दिया जाता है। ब्रिटिश हुक्मरानों ने उसी को भेजा और फिर वो आकर के अवध के साथ और मुगल बादशाह के साथ, बंगाल के नवाब के साथ अलग अलग संधियां करता है और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज लोग मुगल बादशाह, अवध पर तमाम तरह के प्रतिबंध और हर्जाना दे दिया जाता है, रोक दिया जाता है। बंगाल की जो बात है उसके पूरे खजाने को लूट लिया जाता है और बंगाल में खास करके अंग्रेज लोग अब भारतीय रियासतों के समकक्ष और धीरे धीरे करके मतलब फिर से उसको मीर जाफर को बैठाया जाता है 1765 में, लेकिन वो कठपुतली ही था। धीरे धीरे पूरा सत्ता और शासन जो है क्लाइव के हाथों में आ जाता है। फिर उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स आते हैं, कार्लवाल मारिस आते हैं, वेलेस्ली आते हैं। कुल मिलाकर के बंगाल एक तरह से अंग्रेजों के चंगुल में फंस गया। तो हम कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी की 3 अहम घटनाओं में ये तीसरी घटना जो ब्रिटिश शक्ति का बंगाल में उदय हो रहा है, ये बड़ी अहम है। बंगाल को अंग्रेजों के दृष्टिकोण से देखकर तो इसे दुधारू गाय कहा गया है, कारण कि अभी तक क्या होता था कि अंग्रेज लोग व्यापारी थे, वो वहां से बुलियन और ब्रिटिश मुद्रा लाते थे, यहाँ के सामानों को खरीदते थे और ब्रिटिश और यूरोप के बाजार में बेचते थे, उससे मुनाफा कमाते थे। अब स्थिति उलट गई। अब यहाँ पर वो प्रशासन में आ गए, यहाँ पर वो कर कलेक्शन कर रहे हैं, उनकी आमदनी का स्रोत यहाँ के भूराजस्व से आ रहा है, तो वहां से उनको मुद्रा लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ से अधिकाधिक मात्रा में उन्होंने धन कमाया और इस धन से उन्होंने सेना गठित की और फिर उस सेना से अपनी साम्राज्यवादी मंसूबे को पूरे भारत में फैलाने के प्रयास। तो ये बहुत अहम पड़ा। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। वास्तव में 18वीं शताब्दी का जो 3 ट्रेंड हमें दिख रहा है, एक तो केंद्रीय ताना बाना जो मुगलों का था वो कमजोर हो गए। जब केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई तो क्षेत्रीय शक्तियों का उभार लाजमी है और उसमें हमने देखा कि कैसे मैसूर, मराठे, अवध, निजाम, रुहेले, उधर राजपूताना, सिख एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर रहे। और जब ये उभार आता है तो फिर आगे हम देखते हैं कि दरअसल 1857 तक ब्रिटिश शक्ति का विस्तार कैसे। बंगाल में ब्रिटिश शक्ति की स्थापना के बाद अंग्रेजों ने 1857 तक अपनी इस नीति को पूरे भारत में विस्तृत करने का प्रयास किया। हमने चर्चा करा था, एक शासक आता है वेलेस्ली, कार्नवालिस के बाद एक महत्वपूर्ण शासक था जिसकी सब्सिडरी एलायंस सहायक संधि और मेरे ख्याल से 1799 से 1805 के
दरमियान बेलजली शासक होता है और उसको इस नीति का भान था कि किसी भी तरह से भारतीय रजवाड़ों को, राजाओं को तंग करना है और कंपनी के नियंत्रण को बढ़ाना है। तो वो एक सहायक संघ का प्रपत्र तैयार करता है और भारतीय राजाओं के पास भेजता है। उनसे वो कहता है भाई आप हमारी आधुनिकता को स्वीकार करें, बदले में हम आपको पूर्ण सुरक्षा की गारंटी देंगे। जो बड़े राज्य हैं उनको एक ऐसा मतलब एरिया देना होगा जहां पर हमारी सेना रहेगी। जो छोटे राज्य हैं उनको राष्ट्र देनी पड़ेगी। जब दो राज्य आपस में युद्धरत होंगे या कोई गड़बड़ होगी तो उसकी मध्यस्थता अंग्रेज करेंगे। संधि करने वाला कोई भी राज्य ब्रिटेन के अलावा अन्य किसी यूरोपीय शक्ति से कोई मित्रता नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय यूरोप में भी बड़ी हलचल थी। नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हो रहा था। आप याद करिए कि करीब 1704-5 तक नेपोलियन एक ताकतवर सेना नायक रूप में फ्रांस से उभरता है, तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम बनाता है और पूरी महाद्वीपीय व्यवस्था के तहत ब्रिटिश को कम करना चाहता है और फ्रांस का विस्तार करना चाहता है। तो अंग्रेजों को यहाँ पर यह डर था कि कहीं नेपोलियन मध्य एशिया के रास्ते भारतीय हमारे अच्छे खासे प्रोडक्टिव राज्य पर हमला न कर दे या उसको डिस्टर्ब न कर दे। तो उसने यहाँ सोचा कि एक सहायक संघ राज्यों के साथ कर लिया जाए। दूसरे भारत के अंदर भी कुछ ऐसे तत्व थे जो फ्रांसीसियों की मदद से अंग्रेजों के मंसूबे को पलीता लगाना चाहते थे। उसमें मैसूर का टीपू सुल्तान अहम था जिसकी चर्चा मैंने की। तो बेलजली की सहायक संघ ने सब्सिडरी अलायंस के तहत देशी राज्यों के साथ एक ऐसा जाल बना जिसके दुष्चक्र में ये देशी राज्य जो फंस गए फिर वो उस जुए से कभी उबर नहीं सके। सुरक्षा की पूर्ण गारंटी उनको दे दी। बड़े राज्यों को अपने यहाँ एक मतलब ब्रिटिश प्रतिनिधि रखना पड़ता था और वो प्रतिनिधि उस राज दरबार के तमाम कामकाज और उसकी दिनचर्या को शासन तक भेजता था। आप देखोगे कि बाद में अवध का विलय आउटकम की रिपोर्ट के आधार पर होना है, तो जिसको रेजिडेंस बोलते हैं। तो मैसूर एक तरह से राज्य के रूप में उभरा, लेकिन अंग्रेजों ने हैदर अली से युद्ध किया और टीपू सुल्तान से युद्ध किया और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में बेलजली ने टीपू को पराजित करके मैसूर राज्य का विलय कर दिया मुंबई की स्पेस से। और छोटे से स्थान पर मैसूर के जो चिकमंगलूर वंश का रंग द्वितीय का राजा था उसको सत्ता दे दी। तो मैसूर की पराजय के बाद सोचिए कि लॉर्ड वेलेस्ली कहता है कि पूरब का साम्राज्य मेरे पैरों तले है। इस भाव को आप समझिए। उसको लगता है कि वास्तव में एक यही भारतीय राज्यों में अकेला शासक था जिसकी प्रगतिशील योजना थी, प्रगतिशील कार्य योजना थी, जो अंग्रेजों को उसी की बिसात पर टक्कर देना चाहता। लेकिन मैंने उसको दिया तो मैसूर को 1799 में पूरी तरह से समाप्त। अब दूसरा राज था मराठा। अभी मैंने देखा था कि मराठों का विस्तार कैसे पेशवाओं के समय पर हुआ, कैसे जो है पेशवा लोग जो है उत्तर से दक्षिण तक मराठा की जिंदगी बसती थी। लेकिन 1761 का जो पानीपत का तृतीय युद्ध है वो मराठों के लिए बहुत ही भयंकर साबित हुआ। उसमें पराजित होने के बाद मराठा शक्ति कमजोर होती है, लेकिन फिर से वो उभार करने की प्रयास करते हैं। 1818 तक आते आते द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में जब हार्डिंग जो है मराठों को पराजित कर देता है तो पेशवा बाजीराव द्वितीय को ये कहता है कि भाई आप पुणे को छोड़िए, क्योंकि पुणे में रहते हैं तो आपके पास जनता की निष्ठा रहती है और आप जाइए बिठूर। तो आप सोचो कि 1818 की जून संधि के अनुसार आंग्ल मराठा संधि के अनुसार मराठों को पुणे से जो उनका निवास था बेदखल होना पड़ता है और पूरी की पूरी 34 लाख रुपए वार्षिक का राजस्व त्यागना पड़ता है। बदले में उनको 8 लाख की वार्षिक पेंशन देकर के बिठूर में स्थान दिया जाता है। ब्रह्मवट कहते थे इसको, कानपुर में गंगा नदी के किनारे है, आज भी वहां पर स्मारक बने हैं। तो नाना बाजीराव द्वितीय यहाँ पर आता है। अगर इन मराठों की बात को करूं तो मराठा साम्राज्य 1818 पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। और आप ये नाना साहब आते हैं यहाँ पर, वो बाजीराव द्वितीय आते हैं। बाजीराव द्वितीय की कोई पुत्र नहीं था तो वो नाना साहब को दत्तक पुत्र ले लेते हैं और बाद में जब बाजीराव द्वितीय की मृत्यु होती है तो नाना साहब को बाजीराव वाली जो 8 लाख रुपए की वार्षिक
पेंशन थी उसको देने से वो डलहौजी मना कर देता है। तो आप देखोगे कि 1857 के युद्ध में, वार में, स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब एक काम का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। वो दिल्ली के घोषणा पत्र में भी उनका अहम रोल था, जिसकी चर्चा में भी अलग से करूंगा। आगे देखें तो नेपाल के साथ भी अपने संबंधों को नियमित करते हैं। नेपाली एरिया एक तरह से हिमालय की श्रृंखला में स्थित पहाड़ी एरिया, और 1816 में एक जो संगोली की संधि होती है नेपाली शाह के साथ, उसमें जो है अंग्रेज लोग एक ढेर सारा क्षेत्र नेपालियों से लेकर के उनके साथ एक मैत्री संधि कर लेते हैं। बाद के वर्षों में इस मैत्री संधि का बड़ा अहम रोल। अब आते हैं सिख। 1857 के पहले सिखों का भी जो है राज्य निर्माण का जो सपना था वो रणजीत सिंह के समय पर वो पूरा होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सिख परंपरा में गुरु गोविंद सिंह के बाद जब बंदा बहादुर आते हैं और 9 गढ़ को केंद्र बना करके सिख राज्य का निर्माण करते हैं, लेकिन उनको फांसी की सजा दी जाती है और उनकी मृत्यु के बाद सिख जो है समाज बिखर जाता है और 12 मिसलें वहां, मिसल एक छोटे छोटे समूह थे, उसी में से एक सुकर जातिया मिसल थी जिसके महासुर थे और उन्हीं के बेटे थे रणजीत सिंह, जिन्होंने लाहौर और अमृतसर के आसपास एक केंद्र बना करके सिख राज्य का एक मजबूती प्रदान की और 1839 तक का एक सिख राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। उनके रहते रहते अंग्रेज लोग सिखों को अपने में मिलाने की जरूरत नहीं, बल्कि रणजीत सिंह ने लाहौर को विजित किया और अफगान के शासकों को पराजित किया और उस कोहिनूर ही लोगों को पुनः वापस लाते हैं। जो नादिर शाह 1739 में मोहम्मद शाह के दिल्ली पर आक्रमण करके तख्त का उसको उठा ले जाता है, उसको वो पुनः उस मान सम्मान को ले लिया। तो रणजीत सिंह एक प्रगतिशील सैनिक थे, अच्छे कमांडर थे, महान योद्धा थे और उन्होंने एक महान सिख राज्य का निर्माण किया। लेकिन रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख राज्य में जो आंतरिक कलह होती है, दूसरे जो है उनकी जो खास करके डलहौजी की जो विस्तारवादी नीति, उस विस्तारवादी नीति के मंसूबे के चक्कर में ये सिख राज्य दिया जाता है और आर्मी सिख युद्ध होता है, सेकंड आर्मी सिख। ये होता है 1848 के आसपास और उसमें सिखों को पराजित करके और सिख राज्य का विलय ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश कंपनी के अधीन कर लिया जाता है और जो नाबालिग गरीब थे उनको पेंशन देकर के लंदन भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए और सिख राज्य पूरी तरह से समाप्त। अब आप देखिए कि जो 1857 तक विस्तारवादी है उस मंसूबे को सबसे ज्यादा अगर किसी गवर्नर जनरल ने विस्तार दिया है तो वो डलहौजी। उसने युद्ध के द्वारा, अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट डिले की नीति के द्वारा, ये प्रकार उसने जो है मुगल मतलब साम्राज्य के इस कमजोर राज्यों को अपने लिए मिलाने का प्रयास किया। जैसे हमने बताया कि ये आंग्ल सिख युद्ध में सिखों को पराजित करके पूरा मराठा राज्य को जो है अपने में मिला लेता है और मराठा राज्य को मिला करके सतारा के जो पुराने शासक थे उनको जो है सतारा के एक सीमित क्षेत्र में गद्दी पर प्रताप सिंह को बैठा देता है और बाकी का बाकी पूरा मराठा साम्राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे आ जाता है। आगे डलहौजी क्या करता है, सिंध का विलय करता है। इससे भी उसका जो है विस्तार की जितना पूरी नहीं होती तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट व्यक्तिगत का सिद्धांत लेता है। वो ये एक तरह से सर्वे करवाता है कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें कोई वारिश नहीं है। उसने कहा भाई दत्तक पुत्रों को राज्य का वारिश नहीं माना जाएगा। तो आप देखोगे कि झांसी, बघार, बरार, उदयपुर, जयपुर, संभल, सतारा के राज्य का निर्माण 1818 में हुआ था। वही बाजीराव को पराजित करने के बाद राजा को जीवित कर दिया गया था। इन सारे जिनको नाम दिया, इन सारे राज्यों को हड़प नीति के तहत कोई पुत्र न होने की वजह से उसने मुगल ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया डलहौजी। और आप देखोगे कि 1857 में जो विद्रोह हो रहा है उसके पीछे भी एक अहम कारण है। अब सबसे अहम और उपजाऊ क्षेत्र था आगरा। यहाँ पर डलहौजी की समझ में नहीं आ रहा था कि भाई इसका विलय कैसे, तो वहां पर आउटकम बैठा था जो उसका रेजिडेंट था और वो रिपोर्ट भेजता था कि भाई बादशाह को शतरंज खेलता है, मुर्गे लड़ाता है
राजकाज में जो है वो ध्यान ही नहीं देता है। तो कुप्रशासन के आरोप में 1856 में डलहौजी ने अवध को विलय कर दिया। तो आप देखते हो कि 1857 तक ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बंगाल से शुरू करके लगभग पूरे भारत में अपने आधिपत्य को कायम कर लिया। तो इस 100 वर्षों के दौरान 1757 से लेकर के और 1857 के इन 100 वर्षों के दौरान इस ब्रिटिश आधिपत्य का भारत की सामाजिक व्यवस्था पर, भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर, भारत की आर्थिक व्यवस्था पर, भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था पर एक प्रभाव पड़ता है और वो प्रभाव दुष्प्रभाव के रूप में ज्यादा दिखता है। आप देखोगे कि इन दुष्प्रभावों की वजह से एक रोष उत्पन्न होता है और बाद में फिर विरोध होता है। अभी हम इस दूसरे यूनिट में यह देखने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो सबसे पहले कृषि ले लेते हैं। हमने चर्चा करी थी कि बंगाल में आने के बाद ही कर्नावालिस में परमानेंट सेटलमेंट है, अस्थायी बंदोबस्त, जमींदारों के साथ संबंध मतलब एक बंदोबस्त करते हैं और वो जमींदारों को पूरी छूट देते हैं किसानों के साथ नेगोशिएशन करने का, उनसे वसूलने का, बल्कि एक मुफ्त निश्चित धनराशि 8/9 भाग केंद्र के खजाने में मिलता है। इस बंदोबस्त में भूमि का स्वामित्व जमींदारों को माना गया और किसानों को जमींदारों को रहमो करम पर छोड़ दिया गया। अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बस अपनी आय से मतलब थी, ये बंगाल में किया गया। ये व्यवस्था अच्छी नहीं चली तो बाद में रैयतवाड़ी व्यवस्था मुनरो करता है साउथ में और 51% ब्रिटिश विभाग को इस दायरे में लाता है। इसमें रैयत यानी किसानों से संबंध किया गया और उनको जवाबदेह माना गया वसूली के लिए, भू राजस्व को जमा करने के लिए। महलवाड़ी व्यवस्था खास करके दक्षिण में भी और पंजाब के क्षेत्र में आने के बाद महलवाड़ी व्यवस्था लाता है। तो अंग्रेजों ने भू राजस्व की पद्धतियां को बदली, भूमि में उत्पादकता की चीजों को भी बदला। बड़े बड़े बागान लगाए, कहवा तंबाकू की बड़े बड़े बागान लगाए, अफीम की बड़े बड़े बागान लगाए, नील की बड़ी बड़ी खेती। तो जहां पर प्रोडक्शन होता था खाने पीने की चीजों का, उन जगहों पर जो है ये कमर्शियल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया। तो उत्पादन की पद्धति बदल दिया, भू स्वामित्व की पद्धति को बदल दिया, भू राजस्व को लेने के लिए इन्होंने कभी ठेका दिया तो कभी पंचवर्षीय व्यवस्था लागू किया, कभी अस्थायी बंदोबस्त, कभी रैयतवाड़ी तो कभी महलवाड़ी। और इस सबके मूल में सिर्फ एक ही बात थी कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्यादा से ज्यादा लाभ। नतीजा क्या था कि भारत की उत्पादकता घट गई और भारत जो आत्मनिर्भर था खान पान में, वहां पर लगभग बड़े भीषण अकाल होने लगे। लोग जब भूखों मरने लगे तो वो कमर्शियल एग्रीकल्चर चीजों को वो खा नहीं सकते थे, उनका वो निर्यात करते थे, अफीम यहाँ पैदा करते थे और चाइना के बाजारों में ले जाकर के बेचते थे, नील यहाँ पैदा करते थे और मैनचेस्टर के सूती मिलों को ले जाकर के उन्होंने वहां पर दिया और अपने वस्त्र व्यापार को चमकाते थे और भारत को इससे कोई फायदा होता नहीं था। तो कृषि पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा। अनौद्योगिकरण की बात करें तो वास्तव में भारत में अंग्रेजों के स्थापित होने के पहले भारत में कुटीर उद्योग स्वर्णकाल के रूप में राजाओं का आश्रय था। जुलाहे एक शानदार चीजें बनाते थे और लोकल चीजों को बनाते थे, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने यहाँ के आयात निर्यात के नियम को तय किया, निर्यात पर टैक्स लगा दिया, आयात को सस्ता कर दिया और उधर वहां पर रेगुलेशन होने की वजह से मैनचेस्टर में बनी हुई सूती वस्त्र जो है से भारतीय व्यापार और बाजार कट गया। जो सस्ते होते थे उनके टक्कर में कोई प्रोत्साहन भारतीय कुटीर उद्योगों को नहीं मिला। राजघराने पहले देते थे, लेकिन जब उनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो गई तो कुटीर उद्योगों का, जुलाहों का, इन सबका बड़ा विनाश हुआ। नतीजा क्या हुआ कि बेरोजगारी, बेजागारी और हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में जो भारत बहुत ही अच्छी स्थिति में था उसका पतन होता है। धन का बहिर्गमन एक अहम बात है। आप देखोगे कि जैसे जैसे अंग्रेज लोग यहाँ पर स्थापित हो जाते हैं, खास करके 1857 के रिवोल्ट के बाद भारी मात्रा में धन का बहिर्गमन होता है, जिस बात को इंगित किया है दादा भाई। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया को साफ साफ बताते हैं किस तरह से भारत सचिवालय में वेतन के बहाने
और फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं अंग्रेज लोग आकर के यहाँ पर रेलवे बंदरगाहों में। उस इन्वेस्टमेंट का सीधा पर्पस ब्रिटिश उद्योगों को बढ़ावा देना था, ब्रिटिश आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देना था। भारत को उससे कुछ नहीं मिलना था। इससे भारत के तमाम धन का बहिर्गमन होता है। अगर धन के बहिर्गमन को हम एक लाइन में देखें तो एक ब्रिटिश शख्स है जॉन सुलेमन, वो साफ साफ कहता है कि हम अंग्रेज लोग इस एक स्पंज की तरह से जो भारत से यानी गंगा के तट से अच्छी वस्तु को सूखते हैं और टेम्स के किनारे जाकर के टेम्स ब्रिटेन की नदी है वहां निचोड़ देते हैं। तो कुल मिलाकर के भारत के तमाम अच्छे संसाधनों का, अच्छे रॉ मटेरियल्स का, यहाँ के चीजों को ले जाकर के वो लंदन को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। भारत का इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। तो इस 100 सालों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों की वजह से भारतीय जनमानस में एक तरह से रोष था। वो रोष इस कदर था कि जनता ये सोच रही थी कि मतलब राजा भी सोच रहे थे, जनता भी सोच रही थी, वो रजवाड़े भी सोच रहे थे, सैनिक भी सोच रहे थे। और 1857 का विद्रोह होता है। ये विद्रोह अपने आप में बहुत व्यापक था। इस विद्रोह के बारे में अलग अलग विचार किया है बीटी सावरकर ने इसे कहा भाई ये तो दीवार ऑफ फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। मजूमदार ने अपने शोध में ये साबित करने की कोशिश की ना तो ये प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, ना स्वतंत्रता संग्राम। एसेंशियल इसको कहते हैं कि शुरुआत जैसे ही रही हो लेकिन ये स्वतंत्रता संग्राम डिस्रायली ब्रिटिश पार्लियामेंट में साफ साफ कहता है कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था। इसी तरह से जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी लेखक है सीले वगैरह ये कहते हैं सभ्यता का बर्बरता के खिलाफ, बर्बरता के सभ्यता के खिलाफ गठजोड़, हिंदू मुस्लिम हम लोगों के खिलाफ गठजोड़ बना करके हमको भगाने का प्रयास है। इसको साधारण युद्ध भी कहा गया। लेकिन आप देखोगे कि अवध हो गया, कानपुर हो गया, झांसी हो गया, सतारा हो गया, बिहार हो गया, इलाहाबाद हो गया, फैजाबाद हो गया, इन एरियाज में व्यापक जन विद्रोह होता है। अवध में बेगम हजरत झंडा बुलंद करती है, तो कानपुर में नाना साहब जिसकी मैंने बात किया था कि वो बाजीराव द्वितीय के बाद वो फिर से मरने के बाद अपने को पेशवा घोषित करते हैं और डलहौजी उनकी पेंशन को नहीं मानता है, तो वो जो है अपने एक वकील को अजीमुल्लाह खान को लंदन तक भेजते हैं। लेकिन लंदन में विक्टोरिया से भी कोई आश्वासन नहीं मिलता है, तो वापस आते हैं और फिर नाना साहब जो है तमाम छावनियों की यात्रा करते हैं। वो बताते हैं कि मेरठ जाते हैं, अंबाला जाते हैं, लखनऊ में लॉरेंस से मिलते हैं, दिल्ली भी जाते हैं और एक कॉन्स्पिरेसी होती है भाई 31 मई को सब लोग मिल करके विद्रोह करेंगे, क्योंकि राजे रजवाड़ों के दिल को उन्होंने समाप्त कर दिया। लेकिन इस योजना पर काम होता कि मेरठ में 10 मई को विद्रोह होता है, 9 मई को, और 10 मई को एक तरह से दिल्ली में व्यापक विद्रोह हो जाता है। दिल्ली का घोषणा पत्र बनता है, बहादुर शाह जफर को सारे लोग अपना नेता स्वीकार करते हैं। उसी घोषणा पत्र में कानपुर मंतव्य का नाम आता है। कानपुर मंतव्य का मतलब नाना साहब ने जो है इस घोषणा पत्र को तैयार करने में जो है एक अहम रोल अपनाया। वो मुगल बादशाह के मतलब रुतबे को खुद स्वीकार करते हैं और मोहम्मदी झंडे को कानपुर में जो है अजीजन ने फैलाया, और वहां से आने के बाद फिर गुलर को कैद करते हैं और सती चौरा कांड होता है कानपुर में। बीबी घर कांड में तमाम अंग्रेजों को कत्लेआम किया जाता है। लेकिन वक्त की बात है, ये 1857 के विद्रोह को अंग्रेज लोग दबा दिए। इलाहाबाद को कर्नल मून ने जो है दबा दिया, कामपगल ने कानपुर को दबा दिया, नाना साहब को बिठूर छोड़ना पड़ा और वो दर दर भटकते रहे। बिठूर को छोड़ने के बाद वो अवध के नवाब से बेगम से मिलते हैं, उसके बाद वो बरेली जाते हैं और बरेली के बाद जो है जंग बहादुर से मिलते हैं, नेपाल की तराई में चले जाते हैं और कहते हैं कि 1859 में गुमसुम तरीके से नाना साहब की मृत्यु हो जाती है और वो पेशवाई जो बालाजी कृष्णनाथ से शुरू होती है वो अंतिम रूप से नाना जी तक जाते जाते समाप्त हो जाती है। और अंग्रेज लोग पूरी तरह से कानपुर को, लखनऊ को और दिल्ली को, इस विद्रोह को एक तरह से कंट्रोल कर लेते हैं। और विद्रोह करने को कंट्रोल करने के बाद फिर उनका एक घोषणा पत्र आता है महारानी विक्टोरिया का, और उसमें साफ साफ कहते हैं कि भाई आज से 1858 में कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया जाता है।
अब कंपनी का उद्देश्य भारत में विस्तारवादी नीति नहीं है। अब राज्यों का और राजाओं का विलय नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको सम्मान दिया जाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके भारतीय प्रशासन को सीधे क्राउन के अधीन कर दिया जाएगा। और वहां पर एक भारत सचिव बनाया गया, भारत सचिवालय बनाया गया और यहाँ के शासक को वायसराय कहा गया। दोनों के कोलिशन से अब शासन चलना था। भारत सचिव पार्लियामेंट के जवाबदेह था, उसका ऑफिस वहां पर था और वो वायसराय को समय समय पर निर्देश देता था और भारत का प्रशासन अब क्राउन के सीधे अधीन होता था। तो आप देखोगे कि 1757 से 1857 के विद्रोह के पीछे इसकी सामाजिक, आर्थिक और ये राजनीतिक नीति। इसी बीच हम देखते हैं कि जो 19वीं शताब्दी है उसमें तमाम तरह के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू होते हैं। वो इसी पृष्ठभूमि में होती है, ब्रिटिश विस्तार के पृष्ठभूमि में ही होते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन करते हैं और खास करके सती प्रथा को समाप्त करने में इनका महान योगदान है। ये लोगों से तमाम जनमत करा करके पंपलेट विलियम बेंटिंग को देते हैं और 1829 में सती प्रथा का अंत होता है। इनको भारतीय आधुनिक पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। प्रार्थना समाज एक बनाया, ये भी सामाजिक सुधार आंदोलन का रनाडे और पांडुरंग ने कराया। आर्य समाज दयानंद रिटर्न टू वेदास, हिंदू धर्म उद्धारक, गोरक्षक, इस तरह से दयानंद सरस्वती ने जो है प्रार्थना आर्य समाज के माध्यम से जो है भारतीय प्राचीन अस्मिता को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, वेदों को नियमित किया और उनको इस समाज को आईना दिखाने का प्रयास किया। रामकृष्ण आंदोलन विवेकानंद जी करते हैं। विवेकानंद जी तो वर्ल्ड पार्लियामेंट में भी जाते हैं और वो गीता की पुनर्व्याख्या करते हैं, प्रवृत्ति निवृत्ति का अद्भुत समन्वय करते हैं और रामकृष्ण मठ की स्थापना करके एक सन्यासी भारत को जो है जागरूक करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। उनका शिक्षा में बड़ा कंट्रीब्यूशन है। राष्ट्रवाद के लिए उनके बातें विवेकानंद जी की बड़ी अहम है और इस तरह से थियोसोफिकल सोसाइटी है, मैडम ब्लावस्की ने इसकी स्थापना की, जो ब्रिटिश मूवमेंट के आधार पर भारत में जो है अंग्रेजों को सुधार के लिए विवश करता था। अलीगढ़ आंदोलन मुस्लिम आंदोलन था, सर सैयद अहमद खान से शुरू होता है। वास्तव में इसका उद्देश्य था मुसलमानों को शिक्षा की, पाश्चात्य शिक्षा की इंगित करना, मुसलमानों को अंग्रेजों से जोड़ना, मुसलमानों के प्रति जो अंग्रेजों में नफरत है, खास करके 1857 के विद्रोह के बाद उनको फिर से अंग्रेजों का राजभक्त बनाना और उस ब्रिटिश हिस्सेदारी, ब्रिटिश अनुकंपा को फिर से प्राप्त करना। और देखते हैं आपकी उसके बाद फिर मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, 1909 का एक्ट आता है और एक तरह से सांप्रदायिकता की तरफ जाता है। सर सैयद अहमद खान खास करके ये जो शुरुआत में राष्ट्रवादी थे, लेकिन धीरे धीरे ये जाते जाते एक पृथकतावादी हो जाते हैं और मुस्लिम परस्त हो जाते हैं और आप देखोगे कि ये बीच आते जाते बाद में जाते जाते भारत विभाजन कर जाता है। देवबंद में मोहम्मद कासिम और आते हैं और इसी तरह से 19वीं शताब्दी में कुछ अहम सुधार अंग्रेजों के द्वारा भी हुआ गया, जैसे सती प्रथा का एक एक्ट आता है, शिशुबद्ध प्रथा पर रोक लगाई जाती है, विधवा पुनर्विवाह पर एक बाकायदा कानून पारित होता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने अपने इस दरमियान भारत में जो भी मतलब पाश्चात्य शिक्षा को लेके आए या सामाजिक सांस्कृतिक सुधारों में उनका जो अन्य मनुष्य ढंग से काम किया गया, आर्थिक व्यवस्था में जो परिवर्तन आया, इसकी वजह से हम देखते हैं भारत में एक नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई और इसके पीछे वही सामाजिक सुधार आंदोलन थे, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव था। जब हम देखते हैं कि हमने पाश्चात्य शिक्षा को पढ़ा, राजा राम इसके सेठ थे, पाश्चात्य और राज्य के दोनों देशों, हमने लाभ को पढ़ा, बेंथम को पढ़ा, मिल को पढ़ा, हमने रूसों को पढ़ा, उसके स्वतंत्रता सिद्धांत को पढ़ा, तो हमने देखा कि वास्तव में जो है ये विचार जो है अगर हम अपनाते हैं तो हम अंग्रेजों की बराबरी कर सकते हैं। तो पाश्चात्य शिक्षा के विचार ने एक पढ़े लिखे भारतीय तबके को जन्म दिया और जो फिर बंगाल से और पूरे देश में उस नेशनल मूवमेंट की अगुवाई करने लगा और फिर अंग्रेजों की विभेदकारी नीतियों को बड़े करीब से समझने लगा। जब वो अंग्रेजों की इस विभेदकारी नीतियों को समझने लगा, अच्छा अंग्रेजों का यह बार बार कहना था कि हम दया युग से भारत आए हैं, आपको सभ्य बनाने के लिए आए हैं, हमारा राज्य करने का कोई यहाँ पर अधिकार मतलब मंशा नहीं है, हम तो आपको सुधारना चाहते हैं और हम सांस्कृतिक और सभ्यता में श्रेष्ठ हैं। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त किए पढ़े लिखे वर्ग ने अंग्रेजों की इस मोनोपोली को तोड़ा, इस दम्भ को तोड़ा
कि हम भी पढ़े लिखे हैं, हमें भी वो वाजिब अधिकार चाहिए। तो जब अंग्रेजों ने उससे भी मना किया, तब फिर एक तरह से यहाँ पर नेशनल मूवमेंट को एक तरह से हवा, और उस राष्ट्रीय आंदोलन में फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। 85 से लेकर के 1905 का दौर उदारवादी युग है। उदारवादी युग में जो है पहले शुरुआती वक्त में कुछ मेमोरेंडम दिया जाता था शासन में सुधार को लेकर के, समाज में सुधार को लेकर के, और ब्रिटिश प्रशासन में भारत की सहभागिता को लेकर के कुछ मेमोरेंडम दिया जाता था। लेकिन 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद फिर स्थितियां बदल जाती हैं और फिर उग्रवादी दल शुरू होता है, वो वहां से लेकर के गांधी जी के आने तक शुरू होता है और लाल बाल इसके पूजा होती है। इसी तरह से महर्षि अरविंदो भी एक तरह से रिवोल्यूशनरी आइडिया देते हैं, लेकिन 1910 में वो जो पांडिचेरी चले जाते हैं और वहां जाकर के एक तरह से ऑरोविल में आश्रम बना करके राजनीति से संन्यास लेते हैं और आध्यात्मिक रूप से भारतीयों में जो है बल को जगाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है खास करके स्वतंत्रता को जो गांधी के पदार्पण से लेकर के और आजादी तक का दौर। तो गांधी जी खास करके 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं और आपको बताते चले कि वो ब्रिटिश से पढ़े गुजरात करने वाले थे, लेकिन अब्दुल्ला की वकालत करने के लिए अफ्रीका गए। वहां पर उन्होंने 20 साल तक अपनी तरबून बनाया, रंग भेद के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चला। लेकिन जब जनवरी 15 में आते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रवृत्तियों को समझते हैं। वो वक्त वही था जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था 1914 से लेकर के 18 के दरमियान। तो गांधी जी यहाँ आकर के जगह जगह जाकर के भारतीय जनमानस को टटोलने का प्रयास करते हैं। चंपारण जाते हैं 1917 में, खेड़ा जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं। लेकिन इसी बीच क्या होता है, जलियांवाला बाग कांड आता है और जलियांवाला बाग कांड के बाद भारत में जनमानस पूरी तरह से असंतोष में उबाल होता है। उधर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो आत्मन्याय के सिद्धांत पर अंग्रेज लोग प्रथम विश्व युद्ध लड़ रहे थे, तो भारतीयों से मदद की दरकार कर रहे थे कि हम जीतने के बाद आत्मन्याय के आधार पर जो है वहां हम मध्य एशिया में भी कुछ चीजों में बदलाव करेंगे, भारत में भी स्वायत्तता देंगे। जब पूरा नहीं किया तो एक तरह से आंदोलन दूसरे चरण में चला जाता है और गांधी जी के नेतृत्व में 1919 से लेकर के 47 तक 3 बड़े आंदोलन होते हैं। 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930-31 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी की रणनीति संघर्ष, समझौता, संघर्ष की रणनीति, सत्याग्रह पर विचार करते थे। आंदोलन में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक विस्तार देना चाहते थे, सबको जोड़ना चाहते थे और अपनी इस रणनीति में वो कामयाब भी हुए और अंततः जाकर के 1947 में भारत को आजादी मिलती है। उस आजादी के पीछे भारत के तमाम लोगों की जो मतलब सहभागिता थी वो दिखती है। उसमें क्रांतिकारी भी दिखते हैं, राष्ट्रवादी भी दिखते हैं, गांधीवादी भी दिखते हैं, मार्क्सवादी भी दिखते हैं और सबके सम्मिलित सहयोग से जब द्वितीय विश्व युद्ध का दौर रहता है 1939 से 1 सितंबर 1939 को सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है और 45 को शुरू होता है हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिकी बम ब्लास्ट होता है। इसका परिणाम यह रहा कि ब्रिटिश हुकूमत जिसका सूर्यास्त कभी होता नहीं था वो आर्थिक रूप से जर्जर हो गई और अब ये लगने लगा था कि अंग्रेजों को भारत से छोड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट लगातार चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस जो है फॉरवर्ड ब्लॉक बना करके वो जर्मनी वाया सिंगापुर जाते हैं और आजाद हिंद फौज का गठन करते हैं और गांधी को राष्ट्रपिता संबोधित करते हैं और एक युद्ध से अंग्रेजों को वहां भगाने की बात करते हैं। यहाँ क्विट इंडिया मूवमेंट चलता है। दूसरी तरफ अंग्रेजों एक निगोशिएशन के लिए कृप्त मिशन भेजते हैं, कैबिनेट मिशन भेजते हैं और भारत में संविधान सभा का निर्माण होता है। बड़ा अहम है कि 1946 से टर्निंग पॉइंट है जहां पर एक संविधान सभा का निर्माण होता है और आइडिया ऑफ नेशन पर विचार होता है। भारत का भविष्य कैसा होगा, लेकिन भविष्य का भारत कैसा होगा, उसमें संविधान सभा के लोग एक संविधान का निर्माण करते हैं और उसमें जो है भारत का संविधान बनता है जिसमें फंडामेंटल राइट्स और तमाम ऐसे उपबंध डाले जाते हैं जो भारतीयों के समुचित विकास और लोकतंत्र की प्रतिबद्धता के प्रति जवाबदेह है। दूसरी तरफ आजादी मिलती है लेकिन खंडित पाकिस्तान बनता है 14 अगस्त 1945 को और भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। आजादी के बाद फिर एक तरह से रियासतों का विभाग बनाया जाता है। पटेल के नेतृत्व में रियासतों का एकीकरण किया जाता है तो लगभग 565 रियासतों को वल्लभ भाई पटेल एक सूत्र में बांधते हैं। कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद का मामला रहता है। 48 में हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के तहत अभियान करते हैं और हैदराबाद को शामिल करते हैं, जूनागढ़ को शामिल करते हैं, कश्मीर
संविधान में 370 का उद्भव 1949 में लागू किया जाता है। कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि सत्ता को लेकर के 1950 तक भारत का जो इतिहास है विभिन्न उठापटक और उतार चढ़ाव से गुजरता है, लेकिन जब 1947 में भारत का आजादी मिलती है तो दोनों तरफ का विचार होता है। एक तरफ आइडिया नेशन पर भविष्य का भारत कैसा होगा संविधान बनता है, और दूसरा भारत के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जो एक विजन लेकर के भारत में समग्र विकास विभिन्न क्षेत्रों में डेवलपमेंट की रूपरेखा तैयार करते हैं और भारत को 1950 तक